हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे उस्तादों में से हैं और हम इनसे बड़ा सीखते हैं। और इनका जो एक विजडम है, इनकी डेप्थ है, इनका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे इनका जो कंटेंट है वो इंतहाई कमाल का है। और एक आधा सेशन इनका फाउंडेशन में हुआ है जिससे बड़ी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। तो आज कह लीजिए हमारे पास बड़े सवाल हैं पूछने के लिए, सीखने वाले, सोचने वाले लोगों के लिए बहुत सी चीजें आज। बिल्कुल ऐसा ही है और बगैर इंतजार करवाए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ सैयद आसिफ हुसैन मौजूद हैं जो कि CEO हैं ऑफ माइंड पावर आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। लेकिन मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को अभी भी शायद माइंड साइंसेज या रूहानी जुहानत के बारे में नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले आप डिफाइन करें हमारे व्यूअर्स के लिए दैट एक्चुअली व्हाट इट इज। अच्छा, माइंड साइंसेस एक नॉन फील्ड है, साइंस की सब फील्ड है। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है वेस्ट पे, तो बहुत अरसे से हो रहा है। हमारे पास ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हम थोड़ा सा तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार है। वो चीज़ जो वेस्ट में ट्रायल कामयाब हो के कई ईयर्स लगा के मैच्योर हो चुकी थी, तब वो चीज़ हमारे पास आती है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि अब हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और सीखने वाले बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लोगों को शौक हो रहा है। माइंड साइंसेस जैसा कि नाम से जाहिर है, माइंड की साइंस या माइंड की साइकोलॉजी एक ही बात है। यानी कि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं जिनसे हम आम इंसान वाकिफ़ नहीं है। माइंड साइंसेस के उलूम हमें ये बताते हैं कि हमारे माइंड के अंदर क्या क्या पावर्स हैं, हम उनको कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिकली, मॉरली, इमोशनली डाउन है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो है, कैसे अपने आप को अपराइट कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। फिर अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने काम को, अपने रिलेशंस को, और फिर और आगे जाके वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये इन शॉर्ट समरी है माइंड साइंसेस के उलूम की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल ट्रेनिंग होना हर इंसान की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो अभी हालात चल रहे हैं उनमें कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सब्जेक्ट है ना, पाकिस्तानी कौम में या हम लोगों ने इसको 20-25 साल पहले सुनना शुरू किया। इससे पहले माइंड साइंसेस के ऊपर कुछ क्लासिकल एक दो किताबें मैंने देखी जो 50s में आई, और कह लीजिए कि मन की दुनिया के नाम से और हैप्नोटिज्म की किताबें छोटी छोटी ट्रांसलेशंस करके मुख्तलिफ अखबार में, उर्दू बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स में हमें नजर आ जाती थी। बाकायदा तौर पे कई ऐसे हमारे, मैं समझता हूँ मोहसिन है, उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उसमें डॉक्टर मोइज साहब का बड़ा नाम है, कामरान सुल्तान का बड़ा नाम है, कर्नल इम्तियाज साहब का बड़ा नाम है, अरसलान लारिक का नाम है। बड़े ऐसे नाम है जिन्होंने माइंड साइंसेस को बाकायदा एक कोर्स की शक्ल में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मेडिटेशन, मराकबा, बेशुमार ऐसी चीजें। फिर कई ऐसे भी आए जिसमें थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर था। अच्छा। यानी जो कह लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से, और कई ऐसे हमारे ट्रेनर्स ऐड हुए। सूफी साहब का कमाल ये है कि इन्होंने साइंस और उसको इस्लामिक जो उसमें एक टच है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जोड़ा। तो इसमें बड़ी गुंजाइश है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है अगर वो इन अलूम को जानता है। सबसे पहले तो अपनी जात आती है, किसी को क्या बदलना है, दुनिया को क्या बदलना है, मुल्क को क्या बदलना है, सोसाइटी को क्या बदलना है, घर वालों को क्या बदलना है। सबसे पहले तो खुद पे काम करना है, और खुद पे जो काम करना है उसमें ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो जिंदगी में ये तरजीह में शामिल हो कि आप माइंड की लैंग्वेज को समझें। फिर माइंड की जो साइंस है, ये इतना बड़ा अल्लाह ने जो हमें गिफ्ट दिया है, दुनिया की किसी मखलूक, 87 लाख मखलूकात के पास ये गिफ्ट नहीं है। सिर्फ हम एक वाहिद मखलूक हैं जिसके पास ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, जिसे माइंड कहते हैं। फिर माइंड के इतने फंक्शंस हैं कि आज तक इस पे रिसर्च हो रही है और रिसर्च मुकम्मल नहीं हो पाई अभी तक। जो पता है इससे नाकाफी है, इसमें कितने पोटेंशियल्स हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आंखों की कॉन्सेंट्रेशन, उससे वो क्या से क्या कर लेते हैं। उसकी एक नेगेटिव फॉर्म जो है वो इविल एनर्जी या एक इविल आई है, वो जिसको नजर बद कहते हैं। पॉजिटिव है, कोई दुआ लग जाती है किसी का कह लीजिए, वो एक वेल विशर होता है, अच्छा चाहने वाला। फिर ओरा है, फिर आपकी एक मकनातीसी एनर्जी है, फिर कुछ लोग हिप्नोटिक हैं। इसमें तो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और मेरा जो पहला सवाल है डॉक्टर साहब से वो ये, डॉक्टर साहब आप खुद इस तरफ कैसे आए? हर बंदे की कहानी का एक होता है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत माइंड साइंसेस का जब पता लगा, मैं 8वीं क्लास में था, तो मैं शमा बीनी की एक्सरसाइज किया करता था। मैंने किताबें इस पे पढ़ी, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि वो जलती मोमबत्ती को जब आप 15 से 20 मिनट देखते हैं तो उसके बाद क्योंकि आपका सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट करने लग पड़ता है, बाज़ औक़ात क्रिएट करता है।
तो एक हलुसिनेशन शुरू हो जाती है, कुछ चीजें आपको ऐसी दिखती हैं जो आप नॉर्मली आम होशो हवास में नहीं देखते, तो कॉन्शियस हो जाता है। तो मुझे डर लगने लग पड़ा, मैंने छोड़ दिया, उस्ताद भी कोई नहीं था। आप इस तरफ कैसे आए? शाह साहब, पहले तो बिल्कुल आपकी बात को मैं भी आगे लेके चलूँगा कि बात अगर टीन एज से स्कूल कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करें तो ऐसी ही दिलचस्पी मुझे भी होती थी। बुक स्टॉल्स पे इस तरह की किताबें तलाश करना, टेलीपैथी और मकनातीसी जहानत, इस तरह की चीज़ें उलूम में बड़े शौक से पढ़ा करता था। तो वो तो बचपन था, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। फिर जैसे जैसे लाइफ आगे गई, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हुआ। मेरी सबसे जो बेसिक फील्ड है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में मैंने कदम रखा। उस्ताद ऐसे मिले जिन्होंने, जो ख़ुद एक स्कूल टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मराकबे का इल्म उन्होंने सिखाया। फर्स्ट डे से आज तक हम मराकबा कर रहे हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैंने माइंड साइंसेस के उलूम को इत्तेफाक से आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, उनको मैंने जानना शुरू किया। ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मैंने फॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी। पता ये चला स्पिरिचुअलिटी, माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी, इन तीनों उलूम में बहुत सी कॉमनैलिटीज़ हैं। एक ही चीज़ है, एक ही तरह की तालीम में डिफरेंट नाम यहाँ इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट नाम यहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को बाकायदा सीखा, स्पिरिचुअलिटी, माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी। और इन तीनों को सीखने के बाद उनके उलूम में मैंने फिर, जैसा आपने जिक्र किया कि उनमें मैं एक इनोवेशन लेकर आया कि उनको कंबाइन किया, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, और इसको अपने कल्चर, अपनी उर्दू ज़ुबान, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के मुताबिक इसको ढाला और इसका एक ऐसा मॉडल दिया जो सबसे पहले लोगों की अपनी ज़िंदगी बदलता है और उसके बाद वो दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। तो मेरा सफ़र स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट होता है, माइंड साइंसेस और साइकोलॉजी उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। अच्छा, आपने एक जुमला आखिर में बोला कि सबसे पहले इंसान की अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है, आसान हो जाती है। मैं चाहूँगी आप उन लोगों को बताएं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल में मुब्तला इस वक्त आपको लगता है कि लोग हैं जो कि उनके अपने ये मसाइल हल हो सकते हैं अगर वो माइंड साइंसेस की तरफ आएँ, इस इल्म की तरफ आएँ, और इसको किस तरह से पॉजिटिवली वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? जी, अगर हम आज की नौजवानों के या लोगों के मसाइल की बात करें तो कॉमन मसाइल, उसको वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस मैं उसको कहता हूँ, डिसऑर्डर नहीं, डिस्टर्बेंसेस कहता हूँ। हम सब किसी न किसी डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस में सबसे पहले शाह साहब आती है ओवर थिंकिंग। फिर आगे चलें तो ओवर थिंकिंग के बाद एनजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, शिज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, बाइपोलर पर्सनैलिटी, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो बहुत सी डायग्नोज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, आइडेंटिफाइड हैं, कुछ मिक्सअप हैं। ये सब मसाइल, इंटरेस्टिंग बात, शुरू होते हैं ओवर थिंकिंग से। अच्छा सर, ओवर थिंकिंग तमाम नफ्सियाती मसाइल की जड़ है। जब इंसान ओवर थिंक करना शुरू करता है ना, एक चीज़ को बार बार ओवर थिंक, री थिंक करता है, उसका ब्रेन का फंक्शन, बेसिक फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वहीं से उसकी नेगेटिव थिंकिंग शुरू होती है, वहीं से उसको फियर्स और फोबियाज और इनसिक्योरिटीज़ जन्म लेती हैं, वहीं से फिर वो ओसीडी का शिकार होता है, शिज़ोफ्रेनिया, शदीद तरीन एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ओवर थिंकिंग की पैदावार हैं। जो शख्स ओवर थिंकिंग नहीं करता वो इनमें से किसी मसाइल का शिकार नहीं होगा। अच्छा, अब इनकी हल आपने पूछा, ये वो तमाम ओवर थिंकिंग कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो मैं चाहूंगी शाह साहब इस पे आप लगता है जैसे अनगाइडेड है ना, इंसान की थॉट एक नई थॉट पैदा करती है। साइंस ये कहती है कि 60-70 हज़ार थॉट्स एक दिन में पैदा होती हैं, और आम अगर लॉजिकली सोचा जाए तो एक बंदा, सूफी साहब, किस तरह अपनी सारी सोचों को कंट्रोल कर सकता है और पैरा दे सकता है कि ये जो मैंने सोच सोची है, क्योंकि सोच पैदा होती है उसके साथ एक और सोच पैदा हो जाती है। हमें सुनने वाले जो टीवी पे इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमें सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, और कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं जो हमें भी नहीं पता कि क्या क्या सोच रहे हैं। तो एक वक्त में दोनों कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन जो आपकी एक फर्द से दूसरे फर्द से, एक आपकी अपने साथ कम्युनिकेशन है। तो ये थॉट को कंट्रोल करना, ब्लॉक करना, मैनेज करना, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस हद तक सोचना है। एक टर्म बोली जाती थी, आपको याद हो, गांव में बड़ी कॉमन थी, अरे दिमाग चल गया। वो चल गया दिमाग वो होता था जो सोची जा रहा है, जो सोची जा रहा है। तो इसको रोकना और इसको स्टेबल करना और इसकी नॉर्मल हालत क्या है? साहब ये बहुत आसान है, सिर्फ अवेयरनेस और थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारा जहन में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे आते हैं तो वहाँ की सारी फाइल्स ओपन हो जाती हैं, हम वहाँ की सोचना शुरू कर देते हैं, एंगेज हो जाते हैं। वहाँ काम ख़त्म करके हम घर आते हैं, घर का कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है, वहाँ की चीज़ें, सोशल लाइफ, बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ का कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है, बाकी बंद हो जाते हैं। इंसान अकेला है, पर्सनल लाइफ का कंपार्टमेंट ओपन हो गया, पर्सनल लाइफ की सोचें, अपनी विजन, प्लानिंग, वो सब आ गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ
कि हमने अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इन कंपार्टमेंटलाइजेशंस के जो बैरियर्स थे उनको ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है, हमारा जहन हर वक्त हर चीज सोच रहा होता है। वो पास्ट को भी सोच रहा होता है, ऑफिस वर्क को भी बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, घर के भी मसले घर में चल रहे होते हैं, जिंदगी में क्या करना है वो भी चल रहा होता है, पर्सनल टेंशन है वो भी साथ साथ चल रही होती हैं। हमारा जहन हर वक्त हर कुछ सोच रहा होता है। बिल्कुल ऐसी जैसे आजकल हम सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, मल्टीपल एप्स ओपन करें तो फ़ोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, बाजू का हैंग हो जाता है, हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है या एप्स ऑफ करनी पड़ती हैं। यही ज़रूरत हमारे ब्रेन को है, दिमाग को है। इसकी एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज जो है मैं बताता हूँ, वो ये है। एक्सरसाइज का जो थीम है ना वो हिप्नोसिस बेस्ड है। हिप्नोसिस ये होता है कि हम एक थोड़ा सा रिलैक्स्ड माइंड स्टेट हासिल करें, ईजी हो जाए, और अपने आप को मुखातिब करके कुछ अल्फाज या कुछ अहद बार बार दोहराएं, तो ये हिप्नोसिस हो जाता है सिंपल वर्ड्स में। तो इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है जिससे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन के उस फिलॉसफी को दोबारा रिवोक कर सकते हैं। वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल जब सुबह हम अपनी वर्क प्लेस पे जाने लगें तो हम एक लम्हे को टेक लगाएं, अपने आप से मुखातिब हों और अपने आप से ये कहना शुरू करें कि अब मैं अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ और अब सिर्फ मेरी वहीं की सोचें, वहीं के काम, वहीं की मेरी इंगेजमेंट्स, टेंशन सारी ओपन रहेंगी, मेरी घर की, फैमिली की, पर्सनल लाइफ की तमाम फाइल्स क्लोज हो जाएंगी और सिर्फ मेरा जहन फोकस रह के वहीं काम करेगा। मतलब अपने आप को खुद से ट्रेन करना है जी। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। अच्छा। ये स्क्रिप्ट हर इंसान खुद बना सकता है और इसको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है, 8, 10, 15 दफा कहना पड़ता है, रीजन बीइंग कि वो अच्छी तरह सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। जब ये ब्लैक डॉट आपके जो है ब्रेन में जब आप ये थोड़ा रोज करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपका ब्रेन ट्यून हो जाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाएगा कि मैंने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। फिर जब अपनी वर्क प्लेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप वापस घर की तरफ आने लगे हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, सोचों को खाली करें अपने जहन से, कहें अब मेरा ये वर्क प्लेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का काम खत्म, अब मैंने अपने घर जाना है, यहाँ की सब फाइल सोचें क्लोज, अब मैंने घर की सिर्फ सोचनी है, सिर्फ वही फाइल्स ओपन होंगी, मेरा जहन फोकस होकर काम करेगा। इसको भी रिपीट करेंगे कुछ दफा और ये कुछ दिन आपको करना पड़ता है, 1 to 2 वीक्स। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी एक स्क्रिप्टिंग बनानी है और उस स्क्रिप्टिंग को आपको रिपीट करना है। अच्छा, बहुत से लोग जो इसको ऑलरेडी अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें लोग केयर फ्री भी समझते हैं। डू यू थिंक इट इज एक्चुअली समथिंग जो आपको केयर फ्री बना देता है, या आपको अपनी जात का बेहतर पता चल जाता है, आप ज्यादा एक पॉजिटिव और बेहतर शहरी बन जाते हैं? ये तो एक इतनी अच्छी चीज़ है ना, जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं क्लेम करता हूँ, दावा करता हूँ कि ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ना, ये सिर्फ कुछ दिन रोजाना करें, लेट्स से 2 वीक्स रोजाना करते हैं आप, आपका जहन इतना ट्रेन हो जाता है ना कि वो सिर्फ उन चीजों पे फोकस करता है, लम्हा हाल में जीना सीख लेता है और आपको हर चीज का ना इतना लुत्फ आता है, इतनी खुशी महसूस होती है कि आप हैरान होते हैं कि ये खुशी पहले कहाँ थी, मैं पहले नावाकिफ क्यों था। इतना खूबसूरत इन्होंने जुमला बोला है ना, मैं चाहूंगी शाह साहब आप इसको एलैबोरेट भी करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मुझे शाह साहब के चेहरे से पता चल गया कि आपको ये लाइन बहुत पसंद है। अच्छा, कि लम्हा हाल में जिए। मुझे इसलिए बड़ी पसंद है कि इस टर्म से ना, लम्हा हाल से 2 तरह से मैं वाकिफ हुआ। तो मैं सूफी साहब से मेरी एक दोस्ती भी है, मोहब्बत भी, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमें फ़ोन पे बैठ के कभी इनसे गप लगाने का मौका मिलता है। तो मेरा जो कह लीजिए पढ़ाने का, बात करने का अंदाज़ा है, मैं सोर्स पे जाता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुई, मुझे बात कहाँ से मिली। तो एक तो टर्म थी साहिब हाल। ये नई मैं मुतारिफ हुआ ज़माने तालिब इल्मी में, वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें पढ़ी और जो अहले तसव्वुफ थे, सूफ़ी, उनकी किताबें पढ़ के पता लगा कुछ लोग साहिब हाल होते हैं। तो हम, क्योंकि जो हमारा बचपन है ना, उसमें हमने बाबों की कहानी, अगर मैं कहूँ तो वो पढ़ी हुई है, जिसमें माफूकुल अकल बातें कि हवा पे उड़ पड़े, चिल्लाए माकूस किया और उसके बाद जनाब कशफुल कबूर मिल गया, और इस तरह की टर्म्स जो, अच्छा ये जो साहिब हाल था ना, जब इसको जाके ढूंढा, तलाश किया, तो पता लगा कि कुछ लोगों को अल्लाह इनाम देता। अच्छा। और वो इनाम ये है कि ना वो माजी के गम में, माजी का गम होता है बेसिकली, ना वो माजी के गम में होते हैं, और मुस्तकबिल का खौफ होता है, इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, फियर कहते हैं, सॉरी। अब वो जो एंजाइटी और फियर है ना, और एक तरफ है आपकी वो फ्रस्ट्रेशन, वो एक आपका डर, एक दुख आपका जो साथ आपने कैरी किया, उससे अल्लाह आजाद कर देता है। वो कहता है मैं अपने बंदों को फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, जो गमो अलम है, जो एक फियर एंजाइटी है और जो एक माजी की लाश है तकलीफ की, मैं दोनों से आजाद करता हूं। यानी अगर आजाद करता हूं तो फिर बचता क्या है, लम्हा हाल। तो वो साहिब हाल की टर्म बन गई। एक तो सूफी मुझे ये याद आ गया। दूसरा फिर एक बड़ा मॉडर्न एक दुनिया में स्कॉलर, जिसको बड़ी कह लीजिए लिखने पढ़ने सोचने वालों ने उस पर बात की, वो था एकहार्ट टोले। उसकी किताब है दी पावर ऑफ नाउ।
वन ऑफ द फंटास्टिक बुक, लम्हा हाल में रहने का जो है ना फन। इस किताब को जब पढ़ा पहली बार समझ नहीं आई, दूसरी बार पढ़ा थोड़ी सी समझ आई, फिर एक रिक्वेस्ट की मैंने दारुल शऊर पब्लिशर वालों को तर्जुमा कर दें इसका, तो लम्हा मौजूद की ताकत के नाम से उन्होंने तर्जुमा कर दिया, जिसमें मेरा तबसरा भी आज तक लिखा हुआ, पिछले 20 सालों से किताब मार्केट में अवेलेबल। अब ये पढ़ के पता लगा कि ये बड़ी नेमत है कि आप ये सीख जाएं कि एक जो मौजूदा लम्हा है वो कितना बड़ा इनाम है। और कहने वाले बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि प्रेजेंट को प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये एक तोहफा है। लम्हा हाल एक प्रेजेंट है, एक तोहफे की तरह। तो हम अगर लम्हा हाल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है उसको एंजॉय ना करें और हमारा माइंड जो है पास्ट में और फ्यूचर में रहे, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। तो इसको ट्रेन किया जाता है, खुद को ट्रेन करने के साथ। तो ये तो हम सीखेंगे आपसे। इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। अभी मेरी बात कासिम अली शाह पे, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे माइंड साइंसेस के हवाले से, और अब हम आसिफ साहब से यही पूछना चाहेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अगर हम माइंड साइंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनको लोग लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम आज इसको थोड़ा सा रूहानी अंदाज को भी जरा इसके साथ मिलाकर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गैर इस्लामी भी समझते हैं। तो आपने क्योंकि इस पे बड़ा काम किया है, आपने वो वाले एस्पेक्ट्स जहां पर हम दीनी तौर पर भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मैं चाहूंगी आप लोगों को वो बताएं कि कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पाकिस्तान में एज मुस्लिम, या पाकिस्तान से बाहर भी एज मुस्लिम हम उसको बड़े बासानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके दूसरे सवाल को पहले लेता हूँ। ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या माइंड साइंसेस का इल्म जायज़ है, क्या ये हलाल है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि किसी भी काम को आपने देखना है कि वो जायज़ है या नहीं, हलाल है या हराम, तो उसके दो बुनियादी क्राइटेरिया हैं। पहला कि वो जो जिस तरीके से वो सिखाया जा रहा है, जो अमल किया जा रहा है, क्या वो गैर शरई तो नहीं है। क्या आपको माइंड साइंसेस या किसी इल्म में ये तो नहीं सिखाया जा रहा कि आप किसी का कत्ल करें, खून लेकर आएँ, फलां काम करें, या गलत अगेंस्ट रिलीजन प्रैक्टिसेस करें। ये तो हो गया तरीक़ाकार। ठीक है। अगर तरीक़ाकार में कोई गैर शरई चीज़ नहीं है तो पहली शर्त पूरी हो गई। ओके। दूसरी शर्त ये है कि आप ये देखें कि वो जो इल्म है वो है किस लिए, क्या वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो दूसरी शर्त भी पूरी होगी, इस अमल के जायज़ नाजायज़ होने में कोई शक नहीं है। अगर माइंड साइंसेस के उलूम में, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये तो ऐसे उलूम हैं जो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, फिर आप दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वो इल्म जो मखलूक को फ़ायदा पहुंचाए वो तो अल्लाह ताला का महबूब इल्म होता है, इसमें जायज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अब आपका सवाल कि इसमें जनरली माइंड साइंसेस के उलूम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो एक कैटेगरी है जिसमें छोटी छोटी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, इसको सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में हम शुमार करते हैं। आपका बहुत काम है सेल्फ हेल्प के ऊपर, तो मेन पहली कैटेगरी ये हो गई इसकी सेल्फ हेल्प पे। इसके पर्टिकुलर उलूम की अगर हम बात करें तो इसमें एक मेन जो इल्म आता है जिसको माइंड कंट्रोल कहते हैं। पूरी माइंड साइंसेस माइंड कंट्रोल के ऊपर चलती हैं कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, अब आप उसको जिस डायरेक्शन में और जिस इंतहा तक मर्जी ले जाएं। एक जो में फेमस कोर्स है सिल्वा के नाम से, सिल्वा माइंड कंट्रोल, एक थेरिस्ट के नाम पे उनके ऊपर है। सिल्वा माइंड कंट्रोल एक ऐसा कोर्स है जो आपके माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ से आगे बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस निकलती हैं। फिर इसी में हीलिंग आ जाती है जिसको हम रेकी कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया आपने, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना और वहाँ पे कैसे ब्रेन को यूज करके किसी दूसरे दूर बैठे शख्स से कनेक्शन स्टैब्लिश करना और उसको हील करना। रेकी की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। अच्छा। फिर इसी में मेडिटेशन आ जाती हैं। फिर इसी में आगे चल के हिप्नोसिस आ जाता है, किसी दूसरे को हिप्नोटाइज करके उसकी तकलीफ दूर करें, उसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। इसको अपने ऊपर खुद यूज करें तो इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। अपनी आदत, अपनी पर्सनैलिटी बदलने के लिए यूज होता है। फिर और आगे चले तो एक इल्म आ जाता है जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी भी इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। कि टेलीपैथी से किसी के जहन में हम कैसे पॉजिटिव ख्यालात डाल सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उसकी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उसमें बेहतर चीज़ें लेकर आ सकते हैं। इसी तरह और आगे जाएं तो जिसको हम सिक्स सेंस कह लें, रिमोट व्यूइंग कह लें, इस तरह के उलूम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और इस तरह के बहुत से उलूम, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इन सब का पर्पस आपकी इस दुनिया को बेहतर करना और लाइफ को बेहतर करना। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, जिंदगी को बदल देता है ये माइंड साइंसेस या माइंड पावर के जो कह लेंगे जो भी उलूम है, आप क्या समझते हैं कि जिंदगी कैसे बदलती है? क्या कोई इंसान अमीर हो जाता है? क्या वो खुश हो जाता है? मतलब आप क्या तब्दीली को कैसे डिफाइन करेंगे किसी इंसान में? बड़ा सादा जवाब दूं तो सोच अमीर हो जाती है। आदत अमीर हो जाती है।
नजरिया अमीर हो जाता है, सोचने का अंदाज अमीर हो जाता है। और अमीर होने को प्लीज पैसों के साथ ना समझें। मैं इसे हेल्दी एंड वेल्दी के वर्ड से कहूंगा, जो है ना, हेल्दी और वेल्दी बड़े प्यारे वर्ड्स हैं जी, कि आप सेहतमंद हैं और खुशहाल हैं। आप मतलब आप में दोनों ही अल्लाह ने आपको नेमतें, अल्लाह की नेमतों में से नेमतें हैं कि आपके पास खुशहाली है और आपके पास जो है ना वो साथ ही साथ में खुशहाली के आपके पास सेहत भी है, सुकून भी। तो होता यह है कि सबसे पहले बंदे की सेहत में सबसे बुनियादी चीज जो सेहत में होनी चाहिए ना, वो सोच का ठीक होना। सेहतमंद सोच जो है ना, वो वजूद को भी सेहतमंद करती है, वो जिंदगी के नताइज को सेहतमंद कर देती है, वो जिंदगी के जो एक आउटकम्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सबको पॉजिटिव कर देती है। बाज लोगों का, इसे टॉनी रॉबिन्स ने बड़ा अच्छा नाम दिया, वो कहता है कि बाज लोगों के बिलीव्स ही बीमार होते हैं। वो बिलीव्स उनको काबिल करना छीनते हैं उल्टा। ये बड़ी अच्छी मिसाल है कि जी जो काबिलियत अगर कोई यकीन आपसे वही छीन ले तो फिर आप तो काबिल नहीं रहे। वो कहता है बाज लोगों की आदतें ही जो है ना वो सेहतमंद नहीं होती। तो आपकी अगर सेहतमंद आदतें, मुझे एक ना सूफी साहब बड़ा पुराना एक वाकया याद आता है, इससे मिलते जुलते हम सबकी जिंदगी के वाकयात हैं जिसमें हमें को वैलिड करता है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, वैलिड करता। तो मेरा जमाना तालिब इल्मी था, मैंने तब से पढ़ाना शुरू किया। तो बाज़ औक़ात को सीनियर वैलिड करता है, बाज़ औक़ात आपका को फॉलो करने वाला वैलिड करता है। तो मेरे एक बड़े प्यारे मेरे स्टूडेंट थे, मैं मैथमेटिक्स थोड़ा 3-4 बच्चे होते थे उसमें। तो एक साहब थे, उनका नाम था असगर, स्टूडेंट थे मेरे, साल 2 उम्र का भी फर्क ज्यादा नहीं था। तो एक दिन ना उन्होंने मुझे एक बात कही कि शाह साहब आप हमारे उस्ताद हैं। मैं आपको बताऊं सर, आपने तरक्की बड़ी करनी है। अच्छा, मैं बड़ा समटाइम ना स्टूडेंट लाइक करते हैं, सर आई लाइक यू, आई लव यू, और सर आप बड़े अच्छे हैं, आपने नंबर अच्छे दे दिए, आपने पढ़ा अच्छा दी। ये बड़ी डिफरेंट एक फीडबैक थी। उसने कहा सर मैं ना, अच्छा ये उम्र में छोटा था लेकिन वो इतने एक वसूख और यकीन के साथ कह रहा था कि इसमें कहीं एक वैलिडिटी थी, जैसे किसी ने मोहर लगाई। अच्छा, बाद में जिंदगी में इस तरह के जुमले कई बार सुनने को मिले फीडबैक की शक्ल में। तो मैंने असगर से पूछा, मैंने कहा यार आप ये बताओ कि आपको ये ख्याल कैसे आया, यानी ये आप मेरे बारे में कह रहे। कहते सर हम क्योंकि पढ़ते आए हैं और कई हमारे टीचर्स हैं, ट्यूशन के टीचर हैं, स्कूल के टीचर्स, एकेडमी के टीचर, अब वाहिद टीचर हैं जो हमें पढ़ाते भी हैं, खाना भी खिला देते हैं। अच्छा, जो अगर 3 बार पूछा जाए, 4 बार पूछा जाए ना नहीं करते, सवाल को इनकरेज कर देते हैं। और सबसे बढ़ के एक इखलास जो है ना, वो हम बड़े हैरान होते हैं कि आप चाहते हैं यार एक स्टूडेंट मेरा ना कामयाब हो जाए। अच्छा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये तमाम जो उसने खूबियां गिनवाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्रेडिट गोज टू अल्लाह की ज़ात ग्रामी, जो करीम ज़ात है और बंदे में खूबियां ऐसी पैदा कर देती। लेकिन असगर जब भी मुझे मिलता है ना, वो ऑयल फील्ड में कहीं जॉब करता है और बड़ा उसके साथ अब भी राब्ता होता है, वो भी कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और जिंदगी की स्टेज पर पहुंच गए। मुझे उसका जुमला याद आता है। अब ये मैं समझाऊं कि बंदा सोच की वजह से सेहतमंद है, आदत की वजह से, नजरिए की वजह से, और सबसे बढ़ के उसका वजूद, जिसपे कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लम की हदीस मुबारक के, तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो दूसरों के लिए फायदेमंद। अगर आप नफा बख्शें तो फिर आप बड़े लकी हैं। अब इसमें किस्म है कुछ लोगों की ना, वो खुद को हार्म देके दूसरे को फायदा देते हैं, जो एक बीमारी की हालत। लेकिन नॉर्मली अगर आप दूसरे को सुकून देके आपको सुकून मिल रहा है, बड़े खुशकिस्मत, बिल्कुल ऐसे बड़े बदकिस्मत है कि आप दूसरे को हार्म देके, दूसरे को दुखी करके आप बड़े खुशी में। और ये बीमारी है एक्चुअली। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं या आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कोई खुद से खुश रह सकता है। अच्छा, शाह साहब ने ना वैलिडेशन की बात, हमारी जो आजकल की यूथ है वो वैलिडेशन के पीछे बहुत कुछ कर जाती है, पता नहीं कहाँ भागते हैं। कभी आप कह लें कि किसी इल्म की तरफ चले जाते हैं जो कि नेगेटिव हो जाता है। आप समझ रहे होंगे बात, क्योंकि आपको वैसे केसेस भी आते होंगे। वैलिडेशन ऐसी चीज़ है जो कभी कभी आपको अपने आप से भी मिल जाती है, अननोन तरीके से आपको मिलती है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जब हमारी ये नीड बन जाती है, वो किस तरह से हमारी यूथ को जो है ना खराब कर रही है, या समहाउ उनके जो गोल्स हैं उससे उन्हें पीछे कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है, इंटरनेट अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। बहुत से आजकल के लोग जो कुछ करना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, वो सब कुछ यहीं से देखते हैं क्या है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज वो देखते हैं कि इस फील्ड में बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, लाखों कमाए जा सकते हैं, इसमें ये किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ मिसिंग लिंक है वो नहीं उसको कैच कर पाते, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक फील्ड की अगर आप सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं एक टीवी पे, एक किसी यूट्यूब चैनल पे, कि जी इस फील्ड में आए और यहाँ से स्टार्ट किया और इतने लाखों कमा लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस फील्ड में लाखों कमाने वालों की परसेंटेज कितनी है, सक्सेस रेट कितना है उसका। ये सक्सेस रेट बताने वाले भी नहीं देते। बिल्कुल
मेरे जहन में कभी कभी शाह साहब ख्याल आता है कि जिस तरह ये सक्सेस स्टोरीज का चैनल होता है ना, एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसका सिर्फ और सिर्फ नाम हो फेलियर स्टोरीज। वाह वाह, जिसमें सिर्फ फेलियर स्टोरीज को बुलाया जाए, उनकी फेलियर स्टोरीज को सुना जाए और एंड पे उसका एक कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस निकाला जाए जो कि असल में यूजफुल हो। What you have learned from that failure. कि लोग ये समझें कि हर एक के लिए ये फील्ड नहीं है, किस मिजाज के लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, किस टेम्परामेंट के लोग किस में कामयाब हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। दूसरा, कैरियर गाइडेंस लोगों को अवेलेबल नहीं है। और जो आपने वैलिडेशन की बात की, मैं इसको लिंक करूंगा, जो हम सोचते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, जैसे हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आजकल सब लोग इसके बारे में, इसके पीछे हैं कि जी हम कोई ऐसा काम करें कि हमें लोग अप्रिशिएट करें, कि लोग हमें कहेंगे जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और बस यही बेस्ट काम है। और इस चीज़ में ना वो लोगों की वैलिडेशन लेने के पीछे ना वो अपनी जिंदगी की कितने वक्त, कितने आर साल एनर्जी जाया कर देते हैं। जैसे आज का जो नौजवान है वो वायरल होना चाहता है जी। उसे ये नहीं पता, एक जमाने में वायरल वर्ड से बड़ा मतलब लोग कहते थे पता नहीं कोई बदनाम हो जाता है, अब वायरल होना चाहते हैं। तो दीज थिंग्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट्स यू, या फिर आपको जमाने में हर जमाने के या हर दौर की कुछ चीजें होती हैं जिनमें आपको चलना ही पड़ता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वायरल होने की ख्वाहिश ठीक है, इट्स ऑल राइट, हर एक को मशहूर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मशहूर होने की नीयत नहीं होनी चाहिए, कुछ एक वैल्यू देने की नीयत शामिल कर लें तो मेरे नज़दीक मशहूर किस कंटेंट के लिए जायज़ है। ये भी हमें देखना चाहिए। शाह साहब, आपका इस पे क्या? मेरा ख्याल है बैलेंस है, यानी एक इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन ये ना हो कि वो तारीफ पर भूखा हो, या वो उस तारीफ की वजह से नरगिसियत का शिकार हो जाए, या वो खुद बीमार हो जाए, जो नफ्स है उसका वही बीमार हालत में चला जाए कि उसको हर वक्त ही को वैलिडिटी चाहिए, जैसे सर ने कहा। तो वो एक बड़ा कह लीजिए, बाकी जिंदगी में बंदा मुड़ के देखे तो माँ बाप की दुआएं, थापड़ा, शाबाशी, ये भी सब वेरी गुड, ये सब वैलिडेशंस की पॉजिटिव फॉर्म्स है। लेकिन नेगेटिव फॉर्म ये है कि किसी को आदत पड़ गई है, उसको आदत पड़ गई है कि यानी उसने हिलना नहीं है जब तक। और आप देखिए कहीं खुशामदी फिर पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के इर्द गिर्द आपको खुशामदी मिलेंगे। वजह क्या है कि उनको आदत पड़ जाती है कि उनकी गलत चीज को भी कोई कहने वाला होता है, वाह जी वाह सर आपने कमाल कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो एक अच्छा। सर मैं अगर वक्त है तो सवाल पूछ लूं, मैं सवाल पूछ लेता हूं, फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। सवाल सर मेरा ब्रेक पे आने के बाद, ये जो हम कहते हैं कुछ लोग पैदाइशी बड़े रूहानी होते हैं, बड़े सूफी होते हैं, कि ऐसा भी होता है, और क्या फिर जब ये पैदाइशी होते हैं तो क्या सीखा भी जा सकता है? ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब ने सवाल किया था ओवैसी साहब से कि कुछ लोगों की ये इनबॉर्न सलाहियतें भी होती हैं कि उनकी माइंड साइंसेस या माइंड पावर्स जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली इनबॉर्न सलाहियत होती है या फिर इसको लर्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये सब जानेंगे हम ओवैसी साहब से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने। रूहानी हलकों में भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ये तो आसमानों पर तय होती हैं। एक रिज़्क़ की बात कि रिज़्क़ तो आसमानों पर तय है, दूसरी बात रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं, तीसरी बात रूहानियत के बारे में कहा जाता है कि कौन सा मुर्शिद किस मुरीद से किसको फैज़ मिलना है, ये सब कुछ पहले से तय है, मुर्शिद भी तय है, मुरीद भी तय है। मेरा यहाँ पे एक मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ इन सवालात के जवाब में कि कौन सी चीज़ है, अगर हमने ये बात करनी है कि सब कुछ तय है, तो कौन सी चीज़ है जो तय नहीं है? हमारा यहाँ बैठना, इस वक्त इस टाइम में ये गुफ्तगू करना, मैं कौन से अल्फाज बोल रहा हूँ, कौन सी चीज़ है जो तय नहीं है? तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक गलत, एक मिसगाइडेड एक वो नज़रिया है कि सिर्फ एक दो ये तीन चीज़ें तय हैं और बाकी कुछ तय नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार देकर पैदा किया कि इंसान इस दुनिया में क्या करेगा। आजकल तो साइंस ने ये समझना, तकदीर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ गए हैं, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उसका एक ड्राई रन किया जाता है कि ये कहाँ तक जाएगा, क्या रिजल्ट्स देगा, और एक प्रोग्रामर को, मैन्युफैक्चरर को सब कुछ पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम ये कर सकता है, ये इसकी लिमिट है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इख्तियार दिया, अपने इल्म से ये जान लिया कि ये क्या करेगा, उसको एक जगह हाइड करके लिख लिया। ऐसा नहीं है कि लिख के प्रोग्राम करके रिपोर्ट बना के भेजा गया, हमारे पास इख्तियार है हमने क्या करना है। अब ये बात आ गई कि क्या कुछ लोगों में पैदाइशी सलाहियतें होती हैं या नहीं। उसमें दो चीज़ें, एक चीज़ जेनेटिक्स की अपनी वैल्यू है। तसव्वुफ में बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि बुजुर्गों का फैज़ 7 नस्लों तक चलता है, उसमें एक जेनेटिक वैल्यू आ गई, उसकी हकीकत है। परसेंटेज कितनी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक से जो चीज़ ज़्यादा वैल्यू रखती है ना, वो ये है कि घर में आपकी अपब्रिंगिंग, एनवायरमेंटल लर्निंग आपकी क्या हो रही है।
एक बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हदीस से पाक है हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। मेरा इससे जो बड़ा नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के माइंड में जितनी सलाहियतें रखी हैं ना, बच्चा पैदा हुआ सारी सलाहियतें ओपन है उसकी, किसी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी लिमिट तक जा सकता है, लेकिन उन सलाहियतों को प्रैक्टिस करने के लिए वो माहौल भी होना चाहिए। तो बच्चा जिस माहौल में तरबियत पाता है वैसा वो असर ले लेता है। अगर कोई बच्चा एक किसी सूफी बुजुर्ग के घराने में पैदा हुआ है, वो वही चीज़ें सुनेगा, वही चीज़ें देखेगा, एनवायरनमेंट में वही चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, अपने ऑरा में उसकी वो डायरेक्शंस खुलती चली जाएंगी, जो इस्तेमाल नहीं होंगी वो बंद हो जाएंगी। उसके लिए लर्निंग आसान है ना जी। वो। अगर एक माइंड साइंसेस के प्रैक्टिशनर के घर में कोई बच्चे परवान चढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें फील करेंगे और वो उनकी वो डायरेक्शन ओपन होती चली जाएगी। तो इट इज मोर ऑफ एनवायरमेंटल लर्निंग, मेरा ये मानना है। वैसे तो अल्लाह ताला, हम उस नजरिए से बात करें तो हर कुछ तय है, लेकिन मैं इसका सपोर्टिव हूँ कि ये चीजें खुद, एक तो एनवायरमेंटल लर्निंग प्लस ये चीजें सीखी जाती हैं, तो कोई भी सीख सकता है इसको। अच्छा, इसमें ना एक एडिशनल क्वेश्चन चालू हो जाता है। देखिए सर, बाज लोग ना, अगर हम ये वाली डिस्कशन नहीं करेंगे अधूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बाज लोग इन्हीं एनर्जीज को नेगेटिव यूज करने लग पड़ते हैं। अब हिस्ट्री के कैरेक्टर्स के मैं एक दो के नाम लेता हूँ। रास्पुटिन, अब वो इवल हिप्नोटिक, उसमें एक एनर्जी थी कि वो मतलब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस हद तक चैलेंज था, इवन के जो रशिया की गवर्नमेंट थी और रास फैमिली जो थी उन लेकर चल रही थी पूरी की पूरी सिस्टम को, और उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया अपनी नेगेटिव एनर्जी से और अपनी हिप्नोटिक पर्सनालिटी से। ये जो नेगेटिव इसको यूज करते हैं, जो ईवल साइड पे चले जाते हैं, अब उसमें कह लीजिए कुछ लोग अमल ऐसे करने लग पड़ते हैं, रमल की तरफ चले जाते हैं, अमल की तावीज़ात की तरफ चले जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात किसी एक नेगेटिव फोर्स को वो पैदा करते हैं, एक ही नाम को मुख्तलिफ तरह कहते हुए। या हमें कुछ तस्वीरें ऐसी मिलती हैं सोशल मीडिया पे कि किसी ने सुइयां लगाई हुई हैं, बाज़ औक़ात किसी के घर से को पुतला मिल जाता है जिसको कुछ सुइयां लगाई होती हैं, और कोई नेगेटिव किस्म की चीज़ें जो हैं वो ब्लड के टुकड़े साथ या फिर खून से कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। ये जो नेगेटिव वे में अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसको थोड़ा समझा दीजिए, और दूसरा इसको काउंटर करने के लिए बेहतर तरीका क्या? अगर हम माइंड साइंसेस की बात करें ना, तो मेरा ये मानना है कि माइंड साइंसेस सीख कर कोई नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता, बहुत कम चांसेस। रीज़न बीइंग कि माइंड साइंस सीखने के लिए आपको एक क्लीन ब्रेन चाहिए होता है जो ओवर थिंकिंग ना करता हो, एक क्लीन हार्ट चाहिए होता है जिसमें लोगों के खिलाफ गुस्सा, हसद, कीना ना हो। ये बेसिक मोरालिटी लेवल है। तो मोरालिटी लेवल होता है तो इंसान माइंड साइंस सीख सकता है। तो ऐसा शख्स ऑलरेडी ट्रेंड होता है कि वो गलत साइड पर नहीं जाता। अगर कोई शख्स बाद में गलत साइड पर जाए तो एक दो दफ़ा कोई गलत काम कर लेगा, लिमिटेड थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जो आपने इशारा किया, अगर हम अमलियात की साइड पे जाएं, यस वो तो शैतानी अमलियात है, शैतान का काम है। उनके पीछे क्या पावर काम करती है, उनको शैतान पावर देता है कि आप रिलीजन के अगेंस्ट जाएं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस करें, मखलूक को तकलीफ पहुंचाएं। ये सब करने से शैतान खुश होता है, शैतान उनको पावर्स देता है। जिस तरह पॉजिटिव स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं, उसी तरह नेगेटिव काम करने वालों को शैतान पावर्स देता है। उनका भी पूरा नेटवर्क है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनकी औलादें हैं, नेटवर्क है, पूरा सिस्टम है, नीचे तक उनकी नेटवर्क मार्केटिंग है, उनके चेले हैं, टीम्स हैं उनकी, पूरा एक चेन है, तो उनको वहां से पावर मिलती है और वो उस पावर के साथ वो गलत काम करते हैं। ये हकीकत है, इस दुनिया में गलत काम हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आपका सवाल कि इससे बचा कैसे जा सकता है, सबसे पहले तो हमारी सोच, हमारा रुझान पॉजिटिव होना चाहिए, सोच स्ट्रांग होनी चाहिए। वो लोग जो स्ट्रांग सोच के मालिक होते हैं ना, उन पे जादू भी बहुत देर से असर करता है, बहुत कम असर करता है। नजरेबद भी बहुत देर से असर करती है, कम असर करती है। दूसरी तरफ वो लोग जो हर तरफ इसी तरफ सोचते हैं, ठोकर भी लग गया तो किसी ने हम पर कुछ करवा तो नहीं दिया, कुछ जादू तो नहीं करवा दिया। अच्छा, इस पे इन लोगों पे एक मिनट, इन लोगों पे जादू करना बहुत आसान होता है। ओह अच्छा, उनका माइंड पहली ट्रेन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पहले वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम पे जादू हो जाए और ऐसा हो जाए। अच्छा, यानी मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैं यही पूछने वाली थी कि कुछ लोग अक्सर, जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं कि इतना अगर आप हर चीज से डरते रहोगे तो अगर वो नहीं भी है तो आपको लगेगा कि एक्चुअली ये हो गया है। तो आपका अपना माइंड भी अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है कहीं ना कहीं पर, कि कहीं पर हम पर ये कोई असरात, जादू, तावीज टूना हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट्स समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपने पहले से तस्लीम कर लिया तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं उसके असरात आपको लगेगा कि एक्चुअली है। लेकिन एज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूंगी शाह साहब आज की बुक रिकमेंडेशन आप क्या देंगे? अच्छा, आज की डॉक्टर साहब हमारी हर प्रोग्राम में एक किताब का मुख्तसर सा तज़किरा हम जरूर करते हैं ताकि किताब पढ़ने का रुझान बढ़ सके। आज की जो हमारी किताब है ये दानिश गुफ्तगू है, और ये एक ताज़ा किताब है अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब की। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त में।
उर्दू डाइजेस्ट वाले आप जानते होंगे, फिर इनके कितने और काम हैं, कारवान इल्म फाउंडेशन और बेशुमार तरह की, और हमारे बड़े बड़े जो कह लीजिए सहाफ़ी हैं, ये उनके उस्ताद शुमार होते हैं। तो चंद दिन पहले मुझे कुरैशी साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। हमारे एक दोस्त हैं आसिम साहब, उन्होंने मुलाकात को मुमकिन बनाया। तो मैंने उस मुलाकात में एक तो बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ, मेरे बड़े सवाल थे उनसे, उन्होंने जवाब बड़े तहम्मुल से मोहब्बत से दिए, मेरे काम बड़ा तारीफ़ की उन्होंने, सराहा। उन्होंने किताब मुझे ना जी 2-3 किताबों में से एक किताब ये थी, और ये किताब उनकी ज़िंदगी के जो कह लीजिए टाइम है 1961 से 64 तक का, उसमें जो इंटरव्यूज़ उन्होंने लिए थे शख्सियात के, बड़े बड़े नाम हैं जी उसमें, जस्टिस एस.ए. रहमान, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, गुलाम रसूल महर, चौधरी नज़ीम अहमद खान, मौलाना सलाउद्दीन, नैयर वास्ती, हकीम साहब जो थे, मोहम्मद शरीफ खान साहब, अला मौदूदी साहब, उसके बाद डॉक्टर महमूद हसन साहब, हकीम मोहम्मद सईद दहलवी, उसके बाद जनाबे वाला जस्टिस कार्नर, बड़ा फेमस नाम है जी। तो ये सब के जो इंटरव्यूज़ हैं इसमें शामिल हैं, जो कह लीजिए उन्होंने ये 4 साल के दरमियान जो सारे इंटरव्यूज़ लिए। और मैं समझता हूँ ये किताब तारीख जानने वालों को, मशाहीर को जानने वालों को, सीखने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, सोचने वाले दिमागों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ऐसे तमाम के तमाम हमारे जो लेजेंड्स हैं, अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब जैसे जो लेजेंड्स हैं, इनसे मिलना चाहिए। यकीन कीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मिलने से उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी फायदा मिलता है, आपको विजडम मिल जाता है, और उनको एक एक्नॉलेजमेंट, उनको एडमिट, उनको मानना कि सर आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा जरूरी होता है। मैं इख्तिताम पे एक सवाल पूछना चाहूंगा अपना टाइम बचाते हुए। सर मुझे सर लगता है, इसको आप सर क्या सेकंड कर सकते हैं, नेगेट भी कर सकते हैं, खौफ की हालत, वसवसे की हालत, खौफ डर की हालत यानी वसवसे की हालत, और तीसरा कि आप अगर जिस्मानी तौर पे पाक नहीं है, ये 3 हालतें ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव फोर्सेस आप पे ज्यादा असर करती हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि ये 3 हालतें अगर नहीं है, यानी आप एक यकीन की हालत में, वो तवक्कुल खुदा है, एक खुद पे यकीन है, इस कायनात के जस्टिस पे यकीन है, सिस्टम पे, और फिर आपका कह लीजिए कि आपने खुद को, आप एक ठहराव पे चले गए हैं और सोच को काबू पा लेते हैं और देखते हैं हकीकत क्या है, रैशनल होकर सोचते हैं। और तीसरा ये कि नीट एंड क्लीन रहते हैं, जो दीन में निस्फ ईमान कहा गया है, सफाई सुथराई को, तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। आप क्या कहेंगे? तो ये जो 3 बातें आपने की ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हालत है ना, वो खौफ वाली हालत है। क्योंकि आप खुद खौफ की एक मुसलसल और मुस्तकिल कैफियत में हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खौफ, बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खौफ है ना, ये इटसेल्फ इतनी नेगेटिव चीज़ है कि किसी और नेगेटिव चीज़ को आप पे अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो खौफ हो गया। हम ऑरा एनर्जी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑरा एनर्जी ब्लॉक होती है फियर्स, फोबिया से। जब इंसान खौफ की कैफियत में होता है ना, उसकी एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती है। दूसरी, अगर हम वसवसे की बात करें तो वसवसा खौफ की एक लाइटर फॉर्म है, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, आप ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में। ये एक डेंजर स्टेट है। यहाँ पे नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं आप। शैतान या जिन्नात की बात करें, जिन्नात उस इंसान के जहन पे ज़्यादा असर कर सकते हैं जो कमज़ोर सोच का मालिक हो, कंफ्यूज रहता हो, ज़्यादा सोचता हो, डबल माइंडेड रहता हो। तो वो नेगेटिव फोर्सेस के लिए एक डेंजर स्टेट है। अगर हम नापाकी की हालत की बात करें तो मेरे नज़दीक नापाकी की हालत इटसेल्फ इतनी डेंजरस नहीं है। अच्छा जी। यस, चांसेस ज़्यादा हैं नेगेटिव फोर्सेस के लिए नहीं है, अदरवाइज तो ऑब्वियसली आप हदीस मुबारका का मफहूम है कि वज़ू मोमिन का हथियार है। हम उस एस्पेक्ट से देखें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इटसेल्फ वो स्टेट इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स का ये बिलीफ है कि मैं नापाकी की हालत में हूँ तो मैं वल्नरेबल हूँ और मुझे चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो उसका ये यकीन या उसका ये फियर ज्यादा खतरनाक है। ओके, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। यानी एट द एंड ऑफ द डे फियर इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट ऑल द बैड एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया अवैसी साहब, आप हमारे शो पर आए, बड़े अच्छे से आपने लोगों को समझा दिया दैट व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट